कभी सोचा है कि भारत इतना बड़ा, इतने सारे लोगों और संस्कृतियों वाला देश आखिर एक राष्ट्र बना कैसे? आज हम उसी कहानी में चलेंगे जो कॉलोनियल रूल के खिलाफ हुए संघर्ष से पैदा हुई थी। ये सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, ये एक साझा पहचान, एक कॉमन आइडेंटिटी बनाने की कहानी थी। ये सवाल बहुत गहरा है ना? कोई भी देश सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींच देने से या सरकारें बना देने से राष्ट्र नहीं बन जाता। राष्ट्र तब बनता है जब करोड़ों लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वो सब एक ही कहानी का हिस्सा हैं, कि उनका भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि भारत के लिए ये एहसास कैसे जागा। सोचिए, एक वर्ल्ड वॉर की मुश्किलें, जलियांवाला बाग का सदमा और सत्याग्रह का एक बिल्कुल नया आइडिया। ये तीनों चीजें एक साथ आईं और उन्होंने वो चिंगारी भड़काई जो पूरे देश में आग की तरह फैलने वाली थी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत में आखिर चल क्या रहा था? ऐसे कौन से हालात थे जिन्होंने इसे एक राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए, कह सकते हैं, एक फर्टाइल ग्राउंड बना दिया? तो देखिए, उस समय हालात कितने मुश्किल थे। युद्ध ने देश पर एक नया आर्थिक और राजनीतिक बोझ डाल दिया था। सरकार ने भारी भरकम टैक्स लगा दिए, चीजों के दाम लगभग दुगने हो गए और गांव से नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था। और तो और फसलें भी बर्बाद हो गईं और ऊपर से एक इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक ने लाखों लोगों की जान ले ली। चारों तरफ बस गुस्सा और मायूसी का माहौल था। और इसी मुश्किल भरे माहौल के बीच एक ऐसे लीडर की एंट्री हुई जो इस सारे गुस्से को एक दिशा देने वाले थे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे और वो अपने साथ संघर्ष का एक बिल्कुल नया तरीका, एक नई फिलॉसफी लेकर आए थे। और ये तरीका था सत्याग्रह। देखिए, सत्याग्रह सिर्फ शांति से विरोध करना नहीं था, ये एक एक्टिव फोर्स थी। गांधी जी का मानना था कि अगर आपका मकसद सच्चा है, अगर आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, तो आपको जीतने के लिए फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। ये एक मॉरल फाइट थी। और यही सोच, यही आइडिया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव बनने वाला था। और ऐसा नहीं कि गांधी जी ने आते ही पूरे देश में इसे लागू कर दिया। उन्होंने पहले छोटे लोकल स्ट्रगल्स में इस तरीके को आजमाया, चंपारण में, खेड़ा में और अहमदाबाद में। इन शुरुआती सफलताओं ने यह साबित कर दिया कि सत्याग्रह काम करता है और इसने गांधी जी को पूरे देश में एक पहचान दिला दी। तो अब ये छोटे छोटे प्रोटेस्ट एक नेशनल मूवमेंट में कैसे बदले? कहानी में ट्विस्ट आता है, एक ब्रिटिश कानून की वजह से, जिसने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। 1919 में ब्रिटिश सरकार एक कानून लेकर आई, रॉलेट एक्ट। ये एक काला कानून था। मतलब सरकार के हाथ में अनलिमिटेड पावर आ गई थी कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को कुचल सके। किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। ये भारतीयों के बेसिक राइट्स पर एक सीधा हमला था। इस कानून के खिलाफ पूरे देश में जाहिर है गुस्सा भड़क उठा। इसी विरोध के बीच अमृतसर में बैसाखी का दिन था। लोग जलियांवाला बाग में शांति से जमा हुए थे। कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, तो बहुत से लोग परिवार के साथ बस सालाना मेला घूमने आए थे। और तभी जनरल डायर वहां पहुंचा, बाग से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद करवाया और अपनी फौजों को निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। सैकड़ों लोग मारे गए। डायर ने बाद में खुद कहा कि उसका मकसद लोगों के दिलों में दहशत भरना था, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। दहशत की जगह इस घटना ने पूरे देश को गुस्से और एकता के एक धागे में पिरो दिया। जलियांवाला बाग की उस भयावह घटना के बाद गांधी जी को ये एहसास हो गया कि अब एक और भी बड़े और भी ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट की जरूरत है। और यहीं से असहयोग आंदोलन, अ कॉल फॉर नॉन कोऑपरेशन, का जन्म हुआ। तो स्ट्रैटेजी क्या थी? सुनने में बहुत सिंपल पर थी बहुत पावरफुल। आइडिया ये था कि भारत में ब्रिटिश रूल भारतीयों के ही कोऑपरेशन से चल रहा है। अगर भारतीय सहयोग करना ही बंद कर दें तो ये पूरा ढांचा 1 साल के अंदर ढह जाएगा। सरकारी नौकरियां छोड़ दो, स्कूल, कॉलेज, अदालतें सब बॉयकॉट कर दो। इस पूरे आंदोलन का लक्ष्य एक शब्द में था, स्वराज, सेल्फ रूल। लेकिन इस एक शब्द के मतलब कई थे। ये एक पावरफुल आइडिया तो था, पर हर कोई इसे अपनी उम्मीदों और अपनी जरूरतों के हिसाब से देख रहा था। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, शहरों में जो मिडिल क्लास थी उसके लिए स्वराज का मतलब था सरकारी इंस्टीट्यूशंस का बहिष्कार, लेकिन अवध के किसानों के लिए इसका मतलब था जमींदारों के जुल्म और भारी लगान से आज़ादी। और असम के बागान मजदूरों के लिए, उनके लिए स्वराज का मतलब था कि वो जब चाहें बागानों से निकलकर अपने गांव वापस जा सकें।
लेकिन हर बड़े आंदोलन की तरह इसमें भी चैलेंजेस थे। विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट तो हुआ, पर खादी का कपड़ा महंगा था, जिसे गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। भारतीय स्कूल कॉलेज भी बहुत कम थे। और फिर 1922 में चौरी चौरा में एक प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। गांधी जी, जो नॉन वायलेंस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे, इस घटना से इतने दुखी हुए कि उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन रुकने के कुछ साल बाद एक खामोशी सी छा गई थी। गांधी जी ने देश को फिर से एक साथ लाने के लिए एक नए शक्तिशाली सिंबल की तलाश की, और वो सिंबल उन्हें मिला नमक में। नमक को चुनना एक जीनियस मूव था। क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जिसकी जरूरत हर किसी को थी, अमीर से लेकर गरीब तक। तो नमक पर टैक्स लगाना कॉलोनियल रूल के शोषण का सबसे सीधा और सबसे बड़ा प्रतीक था। इस एक मुद्दे ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ वो ऐतिहासिक दांडी मार्च। गांधी जी अपने 78 भरोसेमंद साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले और दांडी के समुद्र तट तक लगभग 240 मील पैदल चले। सोचकर देखिए, 240 मील। 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे और वहां समुद्र के पानी से एक मुट्ठी नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ा। देखने में तो ये एक छोटा सा काम था, लेकिन इसका सिंबॉलिक मतलब बहुत बहुत बड़ा था। और इस एक एक्ट ने पूरे देश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक जबरदस्त लहर शुरू कर दी। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। ये जो राष्ट्रवादी आंदोलन था, ये भले ही एकजुट दिखता हो, पर इसके अंदर भी अलग अलग आवाजें थी, गहरे मतभेद थे। हर कोई स्वराज को एक ही नजर से नहीं देख रहा था, और एकता बनाना हमेशा आसान नहीं था। और सबसे बड़े मतभेदों में से एक अछूतों के दर्जे को लेकर था, जिन्हें आज हम दलित समुदाय के नाम से जानते हैं। गांधी जी उन्हें हरिजन यानी ईश्वर की संतान कहते थे और समाज में उनके इंटीग्रेशन के लिए काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मानना था कि सिर्फ सोशल इंटीग्रेशन से काम नहीं चलेगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जरूरी है। और इसके लिए उन्होंने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की। दो इस टकराव का हल कैसे निकला? वो निकला 1932 के पूना पैक्ट के रूप में। ये एक तरह का समझौता था। अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग छोड़ दी और बदले में दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं में रिजर्व्ड सीट्स दी गईं। ये एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट था, जिसने आजाद भारत में दलित समुदाय के राजनैतिक भविष्य की दिशा तय की। और ये हमें इस पूरी कहानी के सेंट्रल क्वेश्चन पर वापस ले आता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई नहीं थी। ये भारत के अंदर ही अलग अलग आवाज़ों, अलग अलग सपनों और उम्मीदों के बीच एक संतुलन बनाने की भी कोशिश थी। ये एक राष्ट्र को गढ़ने की, उसे बनाने की एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी। एक ऐसी कहानी जो आज भी लिखी जा रही है।